मेरे वैसे व्यूअर्स जो क्लास 9th का इतिहास विषय का अध्ययन करना चाहते हैं, या वैसे परीक्षार्थी जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं और क्लास 9th की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए फ्रांस की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्लास 9th के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन का उत्तर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके पहले इस चैनल के ही द्वारा 7 सीरीज तक प्रश्नोत्तरी प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रत्येक सीरीज में 20 प्रश्न होते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पिछले सीरीज का लिंक मांग सकते हैं। आइए हम आज के 8वें सीरीज जो फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड है में 20 प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है, फ्रांस की किस सभा ने 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों के अधिकार द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन स्वीकार किया? वो फ्रांस की कौन सी सभा थी जिसने 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों के अधिकार द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन को स्वीकार किया? तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। वो सभा थी नेशनल असेंबली, जिसने 1789 को मानव और नागरिकों के अधिकार द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन को स्वीकार किया था। वो सभा थी नेशनल असेंबली। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप कब तैयार किया? तो सही जवाब है 1791। जहाँ हम देखते हैं कि 1789 ईस्वी में मानव और नागरिकों के अधिकार को इस सभा ने, नेशनल असेंबली ने स्वीकार किया था। वहीं पर देखते हैं कि इस असेंबली ने संविधान का प्रारूप भी तैयार कर लिया था 1791 ईस्वी में। ठीक, तो आइए तीसरा प्रश्न लेते हैं। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कब हुई? संवैधानिक राजतंत्र, गणतंत्र की स्थापना नहीं हुई थी, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, यह भी बहुत बड़ा उपलब्धि था उस समय। तो आइए जानते हैं, सही उत्तर है 1791 ईस्वी में। 1791 ईस्वी में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई थी। आइए चौथा प्रश्न लेते हैं। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान में किस सिद्धांत को अपनाया? फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान में किस सिद्धांत को अपनाया? तो आइए जानते हैं इस उत्तर को। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को, जो सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था, उस सिद्धांत को अपनाया गया फ्रांस की नेशनल असेंबली के द्वारा। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अपने सत्ता का या शासन चलाने के ढंग का, शक्तियों का बंटवारा। आइए पांचवा प्रश्न लेते हैं। जैकोबिन क्लब किसके नाम पर रखा गया था? जैकोबिन क्लब किसके नाम पर रखा गया था? तो सही जवाब है पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर। पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के
नाम पर जैकोबिन क्लब का नाम रखा गया था। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न, जैकोबिन क्लब के नेता कौन थे? यानी जैकोबिन क्लब के नेता का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है मैक्समिलियन रॉब्सपियर। जैकोबिन क्लब के नेता का नाम मैक्समिलियन रॉब्सपियर था। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। रॉब्सपियर किस विचारधारा का समर्थक था? रॉब्सपियर किस विचारधारा का समर्थक था? तो सही जवाब है, रॉब्सपियर जो है वामपंथी विचारधारा का समर्थक था। रॉब्सपियर वामपंथी विचारधारा का समर्थक था। आइए, यानी लेफ्ट का समर्थक था रॉब्सपियर। 8वां प्रश्न, फ्रांस में 21 सितंबर 1792 यानी 1792 को नवनिर्वाचित असेंबली को क्या नाम दिया गया? फ्रांस में 21 सितंबर 1792 ईस्वी को नवनिर्वाचित असेंबली को क्या नाम दिया गया? तो सही जवाब है कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 को नई जो है असेंबली को जो नाम दिया गया वो नाम था कन्वेंशन। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। 9वां प्रश्न, लुई 16 को फांसी कब दी गई? तो सही जवाब है 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लुई 16 को फांसी दी गई। आप जानते हैं लुई 16 के बारे में, जिसकी शादी जो है मेरे अंत्योनौत से हुई थी और ये लुई 14 की तरह योग्य नहीं थे, ये अयोग्य साबित हुए थे और इनके राज्य में क्रांति हुई और इसी क्रम में लुई 16 को फांसी दी गई 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न, रॉब्सपियर को न्यायालय ने मृत्युदंड कब दिया? रॉब्सपियर को न्यायालय ने मृत्युदंड कब दिया? तो सही जवाब है 1794 ईस्वी में। 1794 ईस्वी में रॉब्सपियर को न्यायालय ने मृत्युदंड दे दिया था। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। फ्रांस में गणतांत्रिक शासन की शुरुआत कब हुई? तो 1794 के बाद, रॉब्सपियर की मृत्यु के बाद, मृत्युदंड के बाद हम देखते हैं कि फ्रांस में गणतांत्रिक शासन की स्थापना हो गई थी 1795 ईस्वी में। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। फ्रांस की वह संस्था सभा जिसने पहली बार व्यक्ति के महत्ता पर बल दिया, नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की घोषणा की, तो वो सभा क्या थी? नेशनल असेंबली। इसने पहली बार व्यक्ति के महत्व को समझा था, इस पर बल दिया था और नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों की घोषणा की थी। वो सभा थी फ्रांस की नेशनल असेंबली। आइए 13वां प्रश्न लेते हैं। फ्रांस की किस सभा ने 1794 ईस्वी में दास मुक्ति कानून पारित किया? फ्रांस की किस सभा ने? तो सही जवाब है कन्वेंशन ने। नवनिर्वाचित असेंबली, जिसका नाम क्या दिया गया था? कन्वेंशन। इस सभा ने ही 1794 ईस्वी में दास मुक्ति कानून पारित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए टिक लगा हुआ है इंपॉर्टेंट का। तो ऐसे प्रश्न आप विशेष रूप से इसको देखेंगे। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। किसके द्वारा पुनः दास मुक्ति कानून समाप्त कर दिया गया? तो 1794 में पारित भी हुआ, लेकिन हम बाद में देखते हैं कि ये कानून समाप्त कर दिया गया। तो किनके द्वारा समाप्त किया गया? नेपोलियन के द्वारा। नेपोलियन के द्वारा दास मुक्ति कानून जो है समाप्त कर दिया गया। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? तो सही जवाब है 1848 ईस्वी। आपने देखा कि 1794 ईस्वी में जहाँ फ्रांस की सभा ने जो है दास मुक्ति कानून पारित किया था, लेकिन हम देखते हैं कि बाद में नेपोलियन ने इसे जो है फिर से चालू कर दिया और अंतिम रूप से 1848 ईस्वी में हम देखते हैं कि दास प्रथा का उन्मूलन हो चुका था। तो ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अंतिम रूप से फ्रांसीसी उपनिवेश से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? आइए 16वां नंबर प्रश्न लेते हैं। फ्रांस का राष्ट्रीय कैलेंडर जो 12 महीनों में बटा था,
उनका नाम ब्रूमेयर, थर्मिडार आदि रखा गया था। हमारे यहाँ जो है 12 महीनों जैसे होता है चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, जैसे रोमन अंग्रेजी में होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, उसी तरह फ्रांस का जो राष्ट्रीय कैलेंडर था वो 12 महीने में बैठा था। उनका नाम था ब्रूमेयर, थर्मिडार आदि कई कई नाम थे। लेकिन इनका आधार क्या था? कोई भी जो कैलेंडर होता है, वार्षिक कैलेंडर होता है, उसका कोई आधार होता है, चाहे चंद्र आधार हो, चाहे जो है सूर्य आधार हो, चाहे ऋतु हो। तो हम देखते हैं फ्रांस का जो राष्ट्रीय कैलेंडर था 12 महीने में बैठा था, जो कि ब्रूमेयर, थर्मिडार आदि के नाम से रखा गया था महीने का नाम। हम देखते हैं कि ये जो है इसका बेस था ऋतु था, ऋतुओं के आधार पर ये कैलेंडर बनाया गया था। 17वां प्रश्न देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं ने किस संस्था का गठन किया? फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं के द्वारा किस संस्था का गठन किया? तो सही जवाब है द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन नामक संस्था। तो कौन सी संस्था थी? फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं ने किस संस्था का निर्माण किया, गठन किया? तो आंसर है द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन नामक संस्था। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन नामक संस्था जो है, ये जो है आपका महिलाओं के द्वारा बनाई गई संस्था थी। अगला प्रश्न लेते हैं, 18 नंबर प्रश्न, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन का नेतृत्व कौन कर रही थी? द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन का नेतृत्व कौन कर रही थी? तो सही है जवाब ओम्प दे गुज। ओम्प दे गुज जो है वे द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन का नेतृत्व कर रही थी। कौन? ओम्प दे गुज। लाइए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन यानी 19वां नंबर प्रश्न लेते हैं, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब मिला? वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार कब मिला महिलाओं को फ्रांस में? 1946 ईस्वी में देखते हैं फ्रांस की महिलाओं को मत देने का अधिकार मिल जाता है। आइए आज के सीरीज का 20वां और अंतिम प्रश्न, इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो सही जवाब है 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ। तो आज के लिए इतना ही मेरे व्यूअर्स। रोज़ की भांति आप थोड़ा समय ज़रूर निकालें और इन 20 प्रश्नों को, मुझे नहीं लगता कि आप 20-30 मिनट से ज़्यादा समय में लगेगा आपको याद करने में, बहुत कम समय में लगेगा। इसको आप तैयार कर सकते हैं। आप इसको कॉपी में सुरक्षित लिख लें ताकि आपको आने वाली परीक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। आप देख रहे हैं इसमें i4u चैनल। हम हमेशा आपके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, ज़रूरी सूचनाएं पहुंचाते हैं, पाठ से संबंधित सामग्री प्रेषित करते हैं। इसलिए आप अपने दोस्तों को, आप अपने सगे संबंधियों को, आप अपने रिश्तेदारों को इस चैनल से जोड़ें और उनके द्वारा सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा प्रेषित किए जाने वाले लाभकारी मटेरियल्स आपके स्वजनों तक पहुंच पाए। तो बस आज के लिए इतना ही। आप खुश रहें, सुखी रहें, हमारी यही आपसे कामना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।